आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यहाँ मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ना, सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना बनती है। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस का पैटर्न कुछ इस तरह का है, वन लाइनर क्वेश्चन है सारे, साथ में मैं आंसर बताता चलूंगा। वैसे मैंने आंसर लिखा हुआ है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के पक्ष में वकालत करने वाले वकील कौन थे? तो भगत सिंह, जिन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका और अपनी गिरफ्तारी दी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। आगे चल करके भगत सिंह के अन्य साथी भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, पहले दिल्ली में फिर लाहौर में। तो भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के पक्ष में वकालत करने वाले वकील कौन थे? आसिफ खां। ध्यान रखना, आसिफ खां, इन्होंने जो है भगत सिंह का केस लड़ा था। ये जो आसिफ खां हैं, ये जो अरुणा आसफ अली, जिन्होंने 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय में सक्रिय भूमिका निभाई थी, उनके पति हैं आसिफ खां, अरुणा आसफ अली के हस्बैंड। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है और बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानडे। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था जिसके दमन के लिए अशोक को भेजा गया था? तो बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, मौर्य वंश का द्वितीय शासक था, तो बिंदुसार के समय में ना तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह के दमन के लिए अशोक को भेजा गया था। अशोक उस समय युवराज था, मतलब कि राजा नहीं बना था। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने किसकी हत्या की थी? तो इन्होंने ना करजन वायली की हत्या की थी। करजन वायली, जो कि भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार थे। ये वो बंगाल विभाजन वाला करजन वायली नहीं था, ये दूसरा करजन वायली था। तो मदन लाल ढींगरा ने इनको गोली मार दी थी, बाद में मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की वह एकमात्र पत्नी और पुत्र जिनका उल्लेख उसके अभिलेखों में हुआ है? तो देखो, सम्राट अशोक ने बहुत सारे अभिलेख जारी किए थे, लेकिन उन अभिलेखों में अशोक के परिवार के विषय में उतनी अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अशोक के पत्नियों के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलता है, उसके पुत्रों के बारे में भी केवल एक पत्नी और एक पुत्र का उल्लेख मिला है अशोक के अभिलेखों में। पत्नी का नाम है कारुवाकी और पुत्र का नाम है तीवर। तो ध्यान रखेंगे, ये ना जो प्रयाग प्रशस्ति, जहाँ जो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, वहाँ पर जो है अशोक का भी लेख प्राप्त हुआ है, तो वहीं पर जो है इनका भी उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने चंदेरी के युद्ध में किस राजपूत सरदार को पराजित किया था? तो बाबर, जो कि 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो इसने ना 1528 में चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी राय के ऊपर आक्रमण किया। तो इसने मेदिनी राय को पराजित किया चंदेरी के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई और इसी इलाहाबाद की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है, मतलब कि राजस्व वसूल करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित किस पुरा स्थल से फारस की खाड़ी के मुहूर्त प्राप्त हुई है? मुहूर्त नहीं है, ये मुहर है, माफी चाहूंगा, ये मुहर है। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह पूरा स्थल कौन है जहां पर फारस की मुहरें प्राप्त हुई है, फारस की मुहरें। तो बताइए आप लोग कि कहाँ पर से जो है फारस की खाड़ी की मुहरें प्राप्त हुई है? फारस की खाड़ी की मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये लोथल से मिला है। लोथल, जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर, और ये एक बंदरगाह नगर था लोथल। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के जावा प्रांत में स्थित बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया जो दक्षिण
दक्षिण पूर्व एशियाई देश है ना, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, ये सब है ना दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो यहाँ पर इंडोनेशिया नाम का एक देश है जहाँ पर जावा प्रांत में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण किया गया है। तो देखो बोरोबुदुर मंदिर कहाँ पर है, पहले आपको ये याद रखना है, इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर मंदिर कहाँ है, इंडोनेशिया के जावा प्रांत में। और ये जो बोरोबुदुर मंदिर है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो इसका निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था, तो शैलेंद्र शासकों द्वारा करवाया गया था 8वीं शताब्दी में। ये जो शैलेंद्र शासक थे ये वहीं इंडोनेशिया में शासन करते थे। और इन शासकों ने ना जो नालंदा है वहां पर भी बौद्ध स्तूप निर्मित करवाए थे। तो शैलेंद्र शासकों ने इंडोनेशिया के बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की वास्तुकला का द्रविड़ शैली का आधार किसे माना जाता है। दक्षिण भारत की वास्तुकला, देखो हमारे भारत में जो वास्तुकला है 3 प्रकार की वास्तुकला है ना। उत्तर भारत में उसको बोला जाता है नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, मध्य भारत में बेसर शैली। तो दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली है उसका आधार किसको माना जाता है, पल्लव वास्तुकला को माना जाता है, पल्लव वास्तुकला। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और बनारस में वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। तो 5 स्थानों पर जयपुर के राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। ये जो जयसिंह है ना, ये जो आमेर के राजा थे भारमल, जिनकी बेटी का विवाह अकबर के साथ हुआ था, तो उसी वंश का था ये राजा जयसिंह है। इसने जो है जयपुर नामक नगर की भी स्थापना की थी। जो आमेर है ना, अब तो आमेर नहीं है, उसके स्थान पर जयपुर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित पूरा स्थल हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हाँ आपको बताना, हाँ जो है ना, हाँ ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित पूरा स्थल जो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो भाई जो आलमगीरपुर है ना, ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है, आलमगीरपुर, जो कि गंगा यमुना के दोआब पर स्थित है। और यहाँ से रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रकार लुई फीसर का संबंध किससे है। अमेरिकी पत्रकार लुई फीसर, तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भारत इनका आना हुआ था और इन्होंने जो है इस पूरे घटनाक्रम को कवर किया था। तो लुई फीसर भारत छोड़ो आंदोलन के समय और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन थे भाई, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। तो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। वैसे तो मुगल काल में सोने की मुहर भी चलती थी, तांबे का दाम भी चलता था, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था चांदी का रुपया। ये आप इसको ना 500 रुपए के नोट के समान समझ सकते हो आज के। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक निरंकुशता का आधार कौन सा अधिनियम था। संवैधानिक निरंकुशता, इसका क्या मतलब होता है। आज अगर हम लोग देखें तो हमारे भारत में किसका चलता है, तो संविधान का चलता है। संविधान के अनुसार हमारे देश में काम होता है ना, तो एक तरह से संवैधानिक निरंकुशता है, अच्छी चीज है ना। जो लिखा हुआ है किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, किसका शासन है, संविधान। और संविधान जो कि हम जनता द्वारा, मतलब जनता के लिए है। तो संवैधानिक निरंकुशता का आधार कौन सा अधिनियम था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गयासुद्दीन बलबन द्वारा शुरू किए गए सिजदा और पैबोस की प्रथा को किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया था। तो देखो जो गयासुद्दीन बलबन था उसने जो है सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी, जो कि ईरानी संस्कृति से संबंधित है ना। सिजदा और पैबोस ईरानी परंपराओं के अनुसार है, तो इसको शुरू किया था बलबन ने और इसको मुगल बादशाहों ने भी जारी रखा था। हुमायूं के समय भी चलता था, अकबर के समय भी चलता था, जहांगीर के समय भी चलता था, शाहजहां के समय भी शुरुआत में चलता था, लेकिन शाहजहां ने इसको जो है समाप्त कर दिया। तो सिजदा और पैबोस को शाहजहां ने समाप्त किया। अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कब और किसने की थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आया ना, और नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज्य को स्थान नहीं दिया गया था, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग नाराज हो जाते हैं और ये लोग जो है पूर्ण स्वराज की मांग को जोर देने के उद्देश्य से इंडियन
इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नामक एक संगठन स्थापित करते हैं। तो ये जो है पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापना किया गया था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, ये नेहरू रिपोर्ट आने के बाद स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के कारण किसने उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया था? तो देखो जो क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी, इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन क्या हुआ था भाई, जो चौरी चौरा नामक स्थान है वहां पर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। इस घटना से दुखी होकर के महात्मा गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया और इसके विरुद्ध जो है डॉक्टर मुंजे ने निंदा प्रस्ताव पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? आगरा में है मोती मस्जिद, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। वहीं दिल्ली में भी एक मोती मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ध्यान रखना, आगरा में शाहजहां ने और दिल्ली में औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला का आरंभ किस बादशाह के समय में हुई थी? ये समय होना था, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। मुगल चित्रकला का आरंभ किस बादशाह के समय में हुई थी? तो ये हुमायूं के समय हुआ था, बाबर के टाइम पर नहीं हुआ था। बाबर के समय में मतलब उसको समय नहीं मिल पाया था। और जो जहांगीर है, अकबर का पुत्र, उसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में सर्वाधिक प्रयुक्त अक्षर कौन से हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी बहुत सारे लेख प्राप्त हुए हैं, हालांकि उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन उन लेख में जो मतलब क्या कहते हैं, जो लिपि जो प्राप्त हुई है, जो भी उसमें चिन्ह वगैरह हैं, निशान वगैरह हैं, तो उनमें सर्वाधिक ना यू आकार है। सर्वाधिक जो है इस तरह का यू आकार का आकृति देखने को मिलती है और साथ ही साथ मछली का आकार भी देखने को मिलता है सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट कहाँ की मूल निवासी थी? एनी बेसेंट जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी में भाग लिया था ना, और भारत में उन्होंने काफ़ी काम किया। 1917 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो ये आयरलैंड की मूल निवासी थी, आयरिश महिला थी ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संग्रहालय में सर्वाधिक अभिलेख संग्रहित हैं? तो मैसूर में सबसे ज़्यादा अभिलेख संग्रहित हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? बाल चरखा संघ, तो इंदिरा गांधी जी ने बाल चरखा संघ की स्थापना की थी, महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर के। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने पहली बार नहर निर्माण करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने पहली बार नहर का निर्माण करवाना शुरू किया। आगे चल करके फिर जो फिरोज शाह तुगलक था उसने तो भाई नहरों का जाल बिछा दिया। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने किस अंग्रेज अधिकारी को भारत से निष्कासित कर दिया था? तो देखिएगा, जो औरंगजेब था ना, उसने सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया था। इसने जो है काफ़ी यहाँ पर उत्पात मचा रखा था सर जॉन चाइल्ड ने, तो औरंगजेब ने इसको जो है बाहर खदेड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम यूरोपीय कौन था जिसने भारत में भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना आरंभ किया? तो देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा कि पहला यूरोपीय कौन था जिसने भारत में भू क्षेत्र मतलब कि किसी राज्य पर अधिकार करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना आरंभ किया? तो भाई ये था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। इसी ने जो है सबसे पहले भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। सहायक संधि प्रणाली को भारत में शुरू करने का श्रेय इसी को दिया जाता है। हैदराबाद के साथ इसने सहायक संधि की। वैसे अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की अगर हम लोग बात करें तो वेलेजली ने 1798 में उसको लाया था, लेकिन वेलेजली के पहले डुप्ले जो है सहायक संधि को प्रयोग कर चुका था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने कितनी बार भारत की यात्रा की थी? तो देखो, वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली समुद्री यात्री था और इसी ने जो है यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ये जो है 1498 में भारत पहुंचा समुद्री मार्ग से होता हुआ और इसने अपने पूरे जीवन काल में 3 बार भारत की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। किस वर्ष इस संस्था को स्थायी किया गया? 1861 में जो कनिंघम, इतिहासकार कनिंघम, उसके प्रयासों से जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको ASI
हिंदी में बोलेंगे इसको भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। तो इसकी स्थापना हुई कब? 1861 में, लेकिन ये एक स्थायी संस्था नहीं थी। आपको बताना है कि ये किस वर्ष स्थायी संस्था बनी। स्थापना हुई थी 1861 में और स्थायी संस्था के रूप में कब अस्तित्व में आई? 1906 में। ध्यान रखेंगे 1906 में। अगला क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वजारोहण किया था? तो भाई अरुणा आसफ अली, वही अरुणा आसफ अली जिनके पति ने भगत सिंह का केस लड़ा था। अगला क्वेश्चन है पहली बार भारतीय ध्वज कब और कहां फहराया गया? तो 1907 में जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा द्वारा भारतीय ध्वज को फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये नामक होना था, माफ़ी चाहूँगा, ये नामक होना था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये जो दोनों समाचार पत्र हैं न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, दोनों जो हैं एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक भाई बिंबिसार था, इसने जो है हर्यक वंश की स्थापना की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध शक क्षत्रप रुद्रदामन से है। और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, ये संस्कृत में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख शक क्षत्रप रुद्रदामन का है। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मंगल पांडे जिन्होंने 1857 की क्रांति का एक तरह से आगाज किया था, इन्होंने बैरकपुर की छावनी से विद्रोह किया था, इनको जो है मृत्यु दंड दिया गया। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत के किस वायसराय की हत्या हुई थी? तो भाई लॉर्ड मेयो 1872 में जब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर गए हुए थे, तो वहां पर एक अफगान कैदी जिसका नाम था शेर अली अफरीदी, उसने जो है लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस अंग्रेज पर बम फेंका था? तो देखो जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी है ये मारना चाहते थे डगलस किंग्सफोर्ड को, लेकिन ये जो है बच जाता है। इसके स्थान पर जो दूसरा जो इसकी जो गाड़ी होती है घोड़ा गाड़ी, वो दूसरे गाड़ी पर बम फेंका जाता है, ये बाल बाल बच जाता है डगलस किंग्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है सेलुलर जेल कहाँ स्थित था? तो भाई सेलुलर जेल अभी भी स्थित है, था इसमें नहीं आना था, है होना था। सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और यहाँ पर जिस भी कैदी को भेजा जाता था उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, इसी कारण इस जेल को सजाए काले पानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है शहीद भगत सिंह अपना आदर्श किस क्रांतिकारी को मानते थे? तो शहीद भगत सिंह करतार सिंह सराभा जो कि गदर पार्टी से संबंधित थे, इनको अपना आदर्श मानते थे और कहते हैं कि करतार सिंह सराभा की फोटो वो हमेशा अपने साथ रखते थे। अगला क्वेश्चन है जाने वाला बाग, माफी चाहूंगा जाने वाला बाग नहीं, ये जालियांवाला बाग होना था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो भाई जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। इस दिन बैसाखी का दिन था, अमृतसर में है ना जालियांवाला बाग। और यहाँ पर जो जनरल ओ डायर था उसने जो है क्या किया, बहुत सारे लोगों को मार डाला था। अगला क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध में किसने सिराजुद्दौला के विरुद्ध गद्दारी किया था? तो मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, ये जो है अंग्रेजों के साथ मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष परमा को ब्रिटिश भारत से पृथक किया गया? ये परमा नहीं होना है, बर्मा होना चाहिए था, माफी चाहूंगा, ये बर्मा होना था, बर्मा। किस वर्ष बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक किया गया? तो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसी के तहत बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया, बर्मा। अगला क्वेश्चन है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में किसकी मध्यस्थता में कांग्रेस को एकजुट हुई? मतलब कि किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस पुनः एकजुट हुई, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो 1916 में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता करने वाले थे मजूमदार, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सरनेम मजूमदार है, उनका पूरा नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सरनेम मजूमदार है। और यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से जो गरम दल और नरम दल के नेता हैं उनमें सुलह हुई। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में किया गया प्रथम वृहद
जन आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम वृहद जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन 1920। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया और बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी और वहां महात्मा गांधी जी भी उपस्थित थे जिन्होंने इसका समर्थन किया। तो कई बार जो है बारदोली की महिलाओं या फिर महात्मा गांधी भी आंसर ले लेता है, तो दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान रखना। वहीं अगर खाली गवर्नर जनरल पूछे ना तब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने सर्वप्रथम 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी 1857 की क्रांति के ऊपर और उस पुस्तक में इन्होंने 1857 की क्रांति को एक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किया गया क्रांति बताया। अगला क्वेश्चन है, रोपड़ नामक सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी पूरा स्थल कहाँ स्थित है? तो रोपड़ ये पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य दो थे, एक थे आनंद और दूसरे थे उपाली। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सर्वप्रथम की थी? तो देखो, जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इनको पश्चिमी इतिहासकारों ने, जो प्राचीन समय के जो पश्चिमी इतिहासकार थे, उन्होंने सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स इस टाइप से अलग अलग नामों से उल्लेखित किया है। तो जो सर विलियम जोन्स है, इन्होंने पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में की थी। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आप पहले से जानते थे। कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।